हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वस्ति ITI चैनल में स्वागत है। हम एक बार फिर से उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही आपके लिए उपयोगी है। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हाई स्कूल और इंटर के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि हाई स्कूल और इंटर के बच्चों के लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है। ITI के लिए तो है ही, ITI के लिए कोई राय नहीं, उसमें तो है ही, इसके लिए है। लेकिन साथ ही साथ 10th लेवल और 11th 12th ये सब में भी क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो एक नियम पढ़ेंगे, हम लोग एक लॉ पढ़ेंगे। कौन सा लॉ है? किरचॉफ्स लॉ। ऊपर आप देख पा रहे होंगे, लिखा है, पहले से लिखा गया है टॉपिक कि क्या है, किरचॉफ्स का नियम। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम किरचॉफ्स था। उन्होंने एक नियम प्रोड्यूस किया, बनाया, और उनका जो नियम था उन्हीं के नाम पे उस नियम को बना दिया गया, इसलिए किरचॉफ्स का नियम हो जाता है। ठीक है, और किरचॉफ्स साहब ने जो नियम दिए वो नियम इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में बहुत ही हेल्पफुल है। इस पर न्यूमेरिकल और करंट वोल्टेज ये सब आसानी से इसी नियम से प्रूफ हो जाते हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय को बिताते न हुए चलते हैं और अंदर। तो जो है किरचॉफ्स का नियम, तो किरचॉफ्स साहब ने दो नियम दिए थे। ठीक है, किरचॉफ्स का जो नियम है उन्होंने दो नियम दिए थे। ठीक है, कितने नियम दिए थे? दो नियम दिए थे। ठीक है, दो नियम उन्होंने दो नियम दिए थे। ठीक, दो नियम में जो पहला नियम था उसको बोलते हैं प्रथम नियम। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रथम नियम। ठीक, प्रथम नियम। अब प्रथम नियम को और क्या कह सकते हैं? प्रथम नियम को कह सकते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर KCL। ठीक है, KCL, किरचॉफ करंट लॉ या KCL। यानी पहला नियम क्या था? प्रथम नियम, जिसके अंतर्गत किरचॉफ्स करंट लॉ आता है, KCL आता है। और दूसरा क्या था? दूसरा क्या बोलते हैं? द्वितीय नियम। ठीक है, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम को क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या KVL। ठीक है, दो नियम दिए, एक पहला नियम था प्रथम नियम, दूसरा नियम था द्वितीय नियम। ठीक है, प्रथम नियम को और किस नाम से जान सकते हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, और भी बहुत से नाम हैं। जैसे ITI में इंटरव्यू में ज्यादातर जो कंपनियां ले जाती हैं बच्चों को, और जो गवर्नमेंट है इसकी टेस्ट देना पड़ता है बहुत से गवर्नमेंट जॉब में, तो उसमें ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ ये सब पूछे जाते हैं। तो जो किरचॉफ्स लॉ के प्रथम नियम है वो कई नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, कई नामों से जाने जाते हैं। जैसे पहला हो गया प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम बताइए, या फिर पूछ देगा कोई किरचॉफ करंट लॉ बताइए, KCL बताइए। ठीक है, या पूछ सकता है जंक्शन रूल। ठीक है, या पूछ सकता है नोड रूल, या पूछ सकता है कोई पॉइंट रूल। ठीक है, ये जो जितने भी हैं ये पूरा जो एक ही नाम है। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम को हम कह सकते हैं किरचॉफ करंट लॉ भी कह सकते हैं, चाहे KCL भी कह सकते हैं, चाहे जंक्शन रूल कहें, चाहे नोड रूल कहें, चाहे पॉइंट रूल कहें, सब एक ही है। उसी प्रकार से इधर आते हैं, जो द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम को किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कह सकते हैं या KVL कह सकते हैं, या फिर इसे हम मेश लॉ या रूल कुछ भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे लूप रूल या लूप लॉ कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी द्वितीय नियम की बात की जाए तो हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कह सकते हैं, चाहे उसे हम मेश लॉ, चाहे लूप लॉ। यानी
लूप ला भी अगर आता है या लूप रूल आता है, मेश ला या मेश रूल आता है, किरचॉफ्स केवीएल या किरचॉफ्स वोल्टेज ला आता है या द्वितीय ला आता है, ये सभी किरचॉफ के दूसरे नियम के अंतर्गत होंगे। ठीक है, और प्रथम नियम है किरचॉफ्स करंट ला है, जक्सन रूल है, नोड रूल है और पॉइंट रूल है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होगा, आज के जो वीडियो में हम बात करेंगे किरचॉफ्स के प्रथम लॉ के बारे में पूरी चर्चा करेंगे और इसमें आने वाले न्यूमेरिकल के बारे में भी कुछ एक आध दो न्यूमेरिकल इसका भी हम लोग हल करेंगे और इसकी परिभाषा जानेंगे। ठीक है, और जो बचा द्वितीय नियम, इसको हम क्या करेंगे, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये जो हम लोग का नियम था उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम केवल पूरा चर्चा करेंगे प्रथम नियम पे। ठीक है, प्रथम नियम पे हम पूरा चर्चा करेंगे, क्या होता है, कैसे, क्या सूत्र है, क्या न्यूमेरिकल है, सारा कुछ इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रथम नियम जैसे आपको पता हो गया आपके भाई कोई भी नाम से आ सकता है, चाहे वो पॉइंट का नियम हो, चाहे वो जंक्शन का नियम हो, चाहे वो नोड का हो, चाहे केसीएल हो या प्रथम लॉ हो, कुछ भी हो सकता है, सभी एक ही नाम से जाने जाते हैं। अब इसको समझते हैं कि होता क्या है। ठीक है, हम इसको समझते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें कहा गया है कि किसी जंक्शन पर आने वाली समस्त धाराओं का योग और जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं का योग दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, एक तो ये कह सकते हैं, या एक ये कह सकते हैं कि किसी जंक्शन या नोड पर या संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसको हम लिख भी सकते हैं, जैसे क्या कह सकते हैं इसको, क्या होता है, किसी नोड पर आने वाली, ठीक है, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। क्या है, किसी नोड पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, या तो ये कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि किसी जंक्शन पर, ठीक है, किसी जंक्शन पर आने वाली, ठीक है, ये देखिए सब आने वाली है, जंक्शन पे आने वाली है, सब जंक्शन पे आने वाली है, जंक्शन पे आने वाली धाराओं का योग, ठीक है, जंक्शन से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का योग बराबर होता है। ठीक है, आने वाली धारा और जंक्शन से जाने वाली धारा दोनों बराबर होती है, ये प्रथम नियम है। या समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, जंक्शन पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। या फिर ये कह सकते हैं कि किसी जंक्शन पर आने वाली कई धाराओं का योग जंक्शन से जाने वाले धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, I1 है, ठीक है, I2 है और क्या है, I3 है, और ये क्या है, I4, I5, I6। देखिए जंक्शन पे क्या हो रहे हैं, 1 2 3, यानी I1 I2 I3 का डायरेक्शन जंक्शन की तरफ है, जबकि I4 I5 I6 का डायरेक्शन जंक्शन से बाहर की तरफ है। तो क्या कहा गया है, जंक्शन पर आने वाली धारा का योग, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3, जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग किसके बराबर होना चाहिए, जंक्शन से दूर जाने वाले धाराओं के योग के। तो क्या होगा, I5 प्लस I6। ये हो गया एक परिभाषा के हिसाब से हो गया कि आने वाली समस्त धाराओं का योग जंक्शन से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है, ये पहले परिभाषा के हिसाब से। और ये दूसरे यानी इस परिभाषा के हिसाब से क्या होगा कि जंक्शन पर आने वाले समस्त धाराओं का योग, यानी जंक्शन पर आने वाले समस्त धाराओं का क्या बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये और आपके ये,
दोनों मिले, दोनों प्रूफ है, दोनों कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। नीचे वाले में क्या है, आने वाली समस्त धाराओं का योग, यानी किसी जंक्शन पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ये किसके हिसाब से है, इस नियम, इस परिभाषा के हिसाब से है। और एक परिभाषा और कह सकते हैं कि जंक्शन पर आने वाली समस्त धाराओं का योग जंक्शन से दूर जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये आपके सामने इधर है। तो इसमें ज्यादा कुछ कठिन नहीं होता है, लेकिन परीक्षाओं में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होते हैं, उसमें करंट का मान निकालने के लिए देता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि इसमें हम हर जहां भी हम बात कर रहे हैं, हम हर जगह करंट की बात कर रहे हैं ना, धारा की ही बात कर रहे हैं। तो धारा किसे कहते हैं, सभी को पता है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बात सही है कि नहीं? हाँ, तो इसमें हम हर कहीं भी अगर बात कही जा रही हो तो योग धारा यानी करंट का बात कहा जा रहा है। तो अगर किसी एग्जामिनर या कोई पूछ लिया कि बताइए जी कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वह किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है, अगर कोई पूछ लिया कि सिद्धांत क्या है, जैसे अगर कोई पूछ लिया कि बताइए सिद्धांत क्या है, यानी सिद्धांत मतलब किस सिद्धांत पे काम करता है किरचॉफ का प्रथम नियम, तो क्या बताओगे, आवेश या धारा के, आवेश या धारा के सिद्धांत पे काम करता है। बात समझ आया कि नहीं, कोई डाउट है? सिद्धांत क्या है, आवेश या धारा के सिद्धांत पे काम करता है। पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पे काम करता है, तो बस सीधे बता दीजिएगा आवेश या विद्युत धारा के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, और इसे हम कई नामों से जानते हैं, पॉइंट का नियम भी जान सकते हैं, जंक्शन भी जान सकते हैं, नोड भी, और किरचॉफ करंट लॉ, इसको शॉर्ट में कहते हैं केसीएल। ज्यादातर यही सुनने को आपको मिलेगा आगे चल के, केसीएल केसीएल। ठीक है, पॉइंट का नियम, ये सब, तो ये क्या है, पॉइंट है, इसीलिए पॉइंट रूल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम आपको इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होते हैं वो आपको बताएंगे, कैसे न्यूमेरिकल फंसाता है, कैसे व्यक्ति करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सारा कुछ हम इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहिए, वॉच करिए पूरा, कभी वीडियो को स्किप मत किया करिए। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो क्या होगा पता है, आपको जो मेन कोई ऐसा नॉलेज है जो छूट जाएगा, आप उस परिभाषा या उस सवाल को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम आशा करते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो हम चलते हैं फिर न्यूमेरिकल सवाल के रूप में, सवाल देखेंगे केसीएल में। ठीक है, तो हमने एक लिख दिया है सवाल, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, एक 5 धाराओं वाला एक दिख रहा है। ठीक है, एक जंक्शन है और कई धाराएं आ जा रही हैं। ठीक है, हम इसको करने का तरीका सीखेंगे और करेंगे भी। चलिए देखते हैं। देखिए डायरेक्शन, सबसे पहले डायरेक्शन बहुत मायने रखता है। आप डायरेक्शन को देखिए, डायरेक्शन किधर से किधर जा रही है, कौन सी धारा आने वाली है और कौन सी धारा जाने वाली है। ठीक है, ज्यादा मायने रखता है आपको डायरेक्शन। अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तभी क्लियर होगा। चलिए समझते हैं, हम कुछ नामांकन कर देते हैं कि माना ये क्या होगा, I1 धारा होगी। ठीक है, और ये जो होगी I2 धारा होगी, और ये जो होगी I3 धारा होगी। ठीक है, और ये जो होगी I4 धारा होगी, और ये वाला I6 जो कि आपको निकालना है। ठीक है, क्या करना है, निकालना है, इसको निकालना है। चलिए अब देखिए कौन सी धारा आ रही है, कौन सी जा रही है, और कुछ करना थोड़ा ना है, बस क्या करना है, उस नियम जो हमने अभी नियम पढ़े ना, उसी नियम पे बस आने वाली और जाने वाली के हिसाब से रखना है और उसको पक्षांतर करके उसका वैल्यू निकालना है। देखिए आपके सामने आएगा, कैसे आएगा समझिए। देखिए आने वाली धारा कौन कौन सी है भाई, ये है आने जंक्शन पे आने वाली ये धारा है और ये धारा है। ठीक है, और बाकी सब तीनों तो निकलने वाली हैं। क्लियर है कि नहीं? चलिए, तो आने वाली धारा कौन सी है, I1 है प्लस I2 है। ठीक है, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। और जाने वाली धारा कौन सी है, जाने वाली धारा कौन सी है, देख लीजिए I3 है जाने वाली। ठीक है, और I4 है जाने वाली, और I6 है इक्वल टू 0। हमने दूसरे परिभाषा के हिसाब से इसको एडजस्ट किया। क्या परिभाषा है एक बार फिर से समझ लेते हैं। आने वाली यानी किसी जंक्शन पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, उसके हिसाब से मैंने ये सूत्र लिख दिया।
अब इसका वैल्यू पुट करिए, I1 का वैल्यू कितना है 12 प्लस I2 कितना है 10, I3 कितना है 5, I4 कितना है 10 और I6 तो निकालना ही है, तो इसमें कोई वैल्यू तो है नहीं, इक्वल टू 0। अब क्या करना, 10 और 12 कितने होंगे 22, माइनस 5 माइनस 10 कितने होंगे -15, ठीक है। और ये -6 को हमने क्या किया उधर भेज दिया, तो क्या हो गया I6 को हमने इधर भेज दिया, तो हो गया I6 इक्वल टू कितने हो गए आपको यहाँ पे 7, यानी I6 या यूं कह लीजिए I6 बराबर 7 एम्पियर, ठीक है। यानी यहाँ पे जो आना चाहिए वो क्या है आपका 7 एम्पियर, ठीक है। ये आपका 7 एम्पियर यहाँ से धारा निकलेगी, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम, 7 एम्पियर, ठीक है। यहाँ से जो धारा बताया गया है कि जो क्या होना चाहिए था, तो क्या होना चाहिए था 7 एम्पियर, ठीक है। तो इसमें कुछ बहुत बड़ा कुछ है नहीं, यानी बस आपको समझना है कि आने वाली धारा कौन सी है और जाने वाली धारा कौन सी है, ये दोनों आप समझ लेंगे और सीधे सूत्र पे रख देंगे, ऑटोमेटिक जो ज्ञात करना है वो ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं एक दूसरे सवाल पे, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो हमने क्वेश्चन बना दिया है इस पे। तो एक सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें करंट पता करना है जो केसीएल सर्किट से रिलेटेड है। तो इसमें हम देखेंगे ये कुछ अलग प्रकार का है ना, इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि कैसे हम निकाले कर, जैसे उसमें था तो आने वाला पता चल रहा था सही से, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन इसी को हमको समझना है, थोड़ा अच्छे क्वालिटी का, ये अच्छे नंबर का, ठीक है। इसमें देखते हैं, तो इसमें ये करना है आपको कि जहां से धारा आ रही है उसको हम सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। और वो धारा आ रही हो हमको पता भी होना चाहिए कितना आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से आ रही है पता नहीं चल रहा है, यहाँ से आ रही है पता नहीं चल रहा है, यहाँ जा रही है पता नहीं, लेकिन एक पोर्शन मिल रहा है जहां से धारा आ रही है और 14 एम्पियर आ रही है, ये पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 14 एम्पियर धारा आई, ठीक है, 14 एम्पियर धारा यहाँ पे आई और दो धाराएं बट गई, यहाँ पे एक धारा 14 आई, दो धाराएं बटी, तो यहाँ से 6 एम्पियर एक तरफ चला गया और एक तरफ निकलना है। तो 14 आ रहा है, 6 निकल गया, कितना बचा 8 एम्पियर बचा, ठीक है, ठीक है। घटा देंगे उसी में से, 14 से 6 घटा देंगे 8 बचेगा, यानी अब 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, और 14 दो धाराओं में बढ़ गई 6 और 8 में। चलिए यहाँ से 6 एम्पियर आ रहा है आगे की तरफ, ये 6 आ रहा है और यहाँ पे 4 एम्पियर निकल रहा है, आने वाली धारा है 6 एम्पियर और जाने वाली है 4 एम्पियर, जबकि एक और रास्ता है जिसमें से धारा आ रही है जंक्शन की ओर। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी 6 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कितना होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम -2 एम्पियर करेंगे, ठीक है, -2 एम्पियर अगर यहाँ से आएगा तो 6 एम्पियर यहाँ पे है, कितना बचेगा 4 एम्पियर, यानी ये वाला कितना निकल के आ गया -2 एम्पियर। अब यहाँ पे 4 एम्पियर हमें मिल गया, ठीक है। अब ये 4 एम्पियर आ रहा है जंक्शन पे, ठीक है। अब इधर से भी एक जा रहा है जंक्शन पे ही, लेकिन एक निकलने वाला है जो 1 एम्पियर निकल रहा है, तो आने वाला 4 है, निकलने वाला 1 है, और एक ये बचा हुआ है, ये भी जाने वाला है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम -3 एम्पियर, -3 एम्पियर अगर यहाँ से जाएगा तो 4 कितना हो जाएगा 1 एम्पियर यहाँ पे बचेगा, ठीक है। यानी आने वाला इधर से 4 है, इधर से आने वाला -3 है और निकलने वाला 1 एम्पियर है, यानी कुल मिला जुला करके 1 जा रहा है 1 निकल रहा है, ठीक है, यही प्रूफ करना था। अब यहाँ पे 1 एम्पियर ये है, 8 एम्पियर ये है, दोनों कहाँ पे आ रहे हैं एक जंक्शन पे आ रहे हैं, 8 आया 1 आया, कितना हो गया 9, टोटल यहाँ पे कितने निकल जाएंगे फिर 9 एम्पियर, ठीक है। तो इस प्रकार से आसानी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, एक को माध्यम बनाते हुए हमने सारा चारों जो भी प्रश्नवाचक था हमने धारा को निकाल लिया, ठीक है। इसी प्रकार से हम आपको एक और करके बताते हैं, वो लास्ट होगा, ठीक है। तो हम अब आखिरी जो सवाल है उसको भी हम देखते हैं, इसी को हम देखते हैं। ये देखिए, ये भी एक प्रकार का बहुत ही अच्छा है, कैसे है देखिए, ये थोड़ा सा एक यहाँ जंक्शन है, एक इधर है, एक इधर है, क्या है 3 दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ आने वाली भी धारा है इसमें, कुछ जाने वाली भी धारा है, तो हमें क्या करना है एक तरफ से माध्यम लेना है, एक शुरुआती एक तरफ से पकड़ेंगे और पूरा का पूरा धीरे धीरे हम निकाल देंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से 10 एम्पियर आ रहा है और यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है, जाने वाली धारा यानी क्या है आने वाली धारा जो है जंक्शन में देखिए आ रहा है ना, आने वाली ये है, ये आने वाली है, 2 आने वाली धाराएं हैं और जाने वाली एक 6 एम्पियर जा रहा है और एक ये कितना जा रहा है इसको बताना है, ठीक है। तो 5 और 10 मिला के 15 हो गए, 15 क्या हो गई आने वाली हो गई और जंक्शन से 6 निकल रही है, तो 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा,
यानी आने वाली टोटल कितना है 15 एम्पियर है, ये आने वाली 15 एम्पियर है, लेकिन निकलने वाली 6 है, ठीक है। तो बचा कितना 9 एम्पियर, यानी ये जो होगा 9 एम्पियर होगा यहाँ पे, ठीक है। आने वाली 10 है और इधर 5 है, कितना हो गया 15, निकल रहा है कितना 6, अगर 15 में से 6 जाए कितना बचेगा 9, यानी 9 6 15, 15 ये हो गया 15 ये हो गया, आने और जाने वाले दोनों बराबर हो गई, यही तो बताना था। तो 9 एम्पियर यहाँ पे आ गया। अब ये 9 आ रहा है यहाँ से आ रहा है 8, ठीक है, ये आ रहा है 9, ये है 8, दोनों क्या है जाने वाली है जंक्शन पे दोनों, ठीक है। तो 8 और 9 जोड़ देंगे, 9 + 8 कितना हो गया 17, ठीक है। अब ये 17 क्या हो रहा है जा रहा है, 17 में से कितना निकल गया 4 निकल गया, ठीक है। बचा कितना 13, अब बचा कितना 13, तो ये जो है यहाँ पे 13 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। 13 4 17, 8 9 17, आने वाली और जाने वाली दोनों बराबर हो गई 17 17, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला 13, अब ये 13 आ रहा है इधर और आने वाला 13 है, जाने वाला 9 है, 6 और 3 कितना होगा 6 + 3 कितना होगा 9, तो जाने वाला कितना है 13 और जो निकलने वाला है, आने वाला 13 है और निकलने वाला 9 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे भी जाने वाला बताना है कि ये भी जंक्शन की तरफ है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें 13 में से क्या करना होगा 4 को घटाना पड़ेगा, यानी -4, ठीक है। यहाँ पे -4 एम्पियर लेंगे, -4 एम्पियर ये और 13 एम्पियर ये, 13 में से -4 जाएगा कितना बचेगा 9 एम्पियर आने वाली और 9 एम्पियर जाने वाली, ठीक है। इस प्रकार से हमने सारा आपको बता दिया, ठीक है। ये कोई डाउट इसको हटा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जहां जहां डबल लाइनिंग है ये तीनों हमने निकाल लिया, ठीक है। तो आशा करते होंगे कि आप लोग को ये सारा कुछ किरचॉफ का प्रथम नियम के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप इस वीडियो पे या इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें, ठीक है। तब तक के लिए अब हम क्या करेंगे, जो अगला एक हमारा पार्ट 2 बचा हुआ है, मतलब किरचॉफ लॉ का सेकेंड द्वितीय नियम बचा हुआ है, उस द्वितीय नियम को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जो कि हमने पहले ही बताया है, दोबारा बता रहा हूं कि उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम को दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके, चलते हैं फिर, धन्यवाद।